ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि कल हम हिंदी का प्रथम चैप्टर वर्णमाला शुरू कर चुके हैं और उसमें जो है स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। स्वरों का वर्गीकरण जो है हमें 6 प्रकार से पढ़ना है और हम पहला पढ़ चुके थे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो जो है तीन भागों में बांटा गया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आज जो है हम आज पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले जो है हम स्वरों का उच्चारण स्थान हम पढ़ लेते हैं। तो स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि कुल हिंदी में कुल स्वरों की जो संख्या है वो है 13, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो हमें बतानी पड़ती है 11। तो जैसा देखो इसमें हम एक थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, ठीक, जिससे जो है हमें जल्दी से याद हो जाएगा। तो देखो हमारे जो है स्वर लिखे हुए हैं सभी और इसमें से जो है ए वाले हमें देखने हैं, ए आ, ये ओ हो जाता है तो हमें देखो ए आ और अंग ए है, ये ए वाले हैं। तो देखो यहाँ अंग को हम जानते हैं कि अनुनासिक होता है, ठीक। आगे जो है हमें लेना है ए है, तो इन तीनों को लिख दो, ए आ ए है, ये होते हैं हमारे कंठीय स्वर हैं। इनका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है। आगे है ई, तो ई जो होती है हमारे तालव्य है। आगे है ऊ और ऊ का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठीय है। आगे है री का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। आगे है हमारा ए जो मिलकर बना होता है वो ए प्लस ई से मिलकर बना होता है ए का जो उच्चारण स्थान है अभी हम पढ़ चुके हैं कि कंठ्य होता है तो कंठ, और ई का जो उच्चारण स्थान है तालव्य। तो दोनों को एक साथ बोल देना है कि ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालव्य है। आई जो मिलकर बनता है कल बता चुके हैं हम इसके बारे में भी कि आई जो है ए प्लस ए से मिलकर बना होता है, ठीक। और हम जानते हैं कि ए प्लस ए ये भी क्या होता है हमारा कंठ तालव्य होता है। दूसरा है ओ जो मिलकर बना है ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ए का जो उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। तो हम एक साथ बोल सकते हैं कि ओ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ ओष्ठ्य। दूसरा आगे है हमारा औ जो मिलकर बना होता है ए प्लस ओ से मिलकर बना होता है। ए का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ और ओ का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ्य, ठीक है, कंठ ओष्ठ्य। तो हमारा जो आ जाता है दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं कंठ ओष्ठ्य। तो ध्यान दें कि ए आई आ जाए तो कंठ तालव्य है, ओ और औ आ जाए ये दोनों क्या होते हैं कंठ ओष्ठ्य होते हैं। आगे है यहाँ पर देख लेंगे हम कि एक बार जो है इनका वर्गीकरण कर उच्चारण स्थान हम जो है डायरेक्ट कर सकते हैं कि कितना याद हुआ है। ए क्या होता है कंठ्य होता है, आ कंठ्य, ई तालव्य और दोनों ऊ ओष्ठ्य, री मूर्धन्य, ए जो होते हैं कंठ तालव्य, आई कंठ तालव्य, ओ कंठ ओष्ठ्य, औ कंठ ओष्ठ्य, अंग अनुनासिक, एह कंठ्य। अब जो हम नंबर 2 पे चलते हैं कि जीवों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवों के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो जो है 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हमारा जो है अग्र स्वर में जो है अग्र स्वर जब जो है इनमें जो है ऐसे स्वर आते हैं, अग्र स्वर वे होते हैं जिनका जो है उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग का प्रयोग हो। तो यह है हमारे ई ए आई। मध्य स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में जो है जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, तो इसमें आ जाता है ए। पश्च स्वर में जो है जीभ का पक्ष भाग जो है कार्य करता है, तो आ जाता है आ ऊ आ ओ और औ। अगर हम पूछने लगता है कि आगत को जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर
किस में रखा जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि पश्च स्वर में ही रखा जाता है औ को, आगत स्वर को। आगे हमारा नंबर 3 है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये जो होता है, हम 4 भाग हैं इसके। नंबर 1 है विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, फिर आ जाता है हमारा संवृत। तो विव्रत, इसमें जो है इनकी परिभाषाएं याद करते हैं सबसे पहले कि विव्रत की परिभाषा क्या है। इसमें जो है इसके उच्चारण करते समय ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुला होता है, विव्रत स्वर कहलाते हैं। अर्धविव्रत, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुला होता है, अर्धविव्रत कहलाते हैं। संवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत जो है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद होता है, अर्धसंवृत कहलाते हैं। आगे है संवृत, संवृत ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद सा होता है, संवृत कहलाते हैं। इनके उदाहरण हमें किस प्रकार से याद करने हैं, तो आ जाता है विव्रत, फुल खुला होता है आ, तो हमारा जो है विव्रत जो है आ है। अर्धविव्रत, इसमें जो हमारे ए, आई, औ आ जाते हैं और इसमें जो है आगत स्वर भी आ जाता है। अर्धसंवृत में जो है ए और ओ होते हैं। संवृत में जो है दोनों ई और उ आ जाते हैं। तो हम अगर याद करना है तो अर्धसंवृत में जो है गुण संधि की पहचान होती है। फिर जो है यहाँ पर अर्धविव्रत में जो है हमारे वृद्धि संधि की पहचान होती है, आई और औ, और इसमें ए भी होता है। ठीक, यहाँ पर आ होता है विव्रत में, संवृत में जो है ई, उ होते हैं। आगे चौथा है होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये जो हम 2 प्रकार से करते हैं, इसमें 2 भाग हैं इसके। एक आता है अवृत मुखी, इसी का दूसरा नाम जो है अवर्तुल बोल दिया जाता है इन्हीं स्वरों को। अवृत मुखी और अवर्तुल की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार नहीं होते, होठ गोलाकार नहीं होते, उनको जो है अवृत मुखी या अवर्तुल कहा जाता है। जैसे कि हमारा ए, आ, ई, ए, आई आदि आ जाते हैं इसमें। आगे हमारा दूसरा है व्रतमुखी। व्रतमुखी में जो है व्रतमुखी वे स्वर होते हैं या व्रतमुखी, व्रतमुखी का दूसरा नाम है वर्तुल। यहाँ पर अवर्तुल था, ठीक है, यहाँ पर है वर्तुल। तो व्रतमुखी की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार आकृति के होते हैं, उनको जो है व्रतमुखी या वर्तुल स्वर कहलाते हैं। इसमें जाएंगे जो ओष्ठ्य, जिसमें ओष्ठ्य आता है, वे सारे ही हमारे स्वर जो है क्या होंगे? व्रतमुखी होंगे, वर्तुल होंगे, जिसमें ओष्ठ्य जुड़ जाए। तो हमारा देखो ओष्ठ्य जो है ए नहीं उ होते हैं। हमारा ओ जो है कंठ ओष्ठ्य होता है, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ओष्ठ्य आ रहा है। ये भी औ भी जो है हमारा कंठ ओष्ठ्य होता है, तो ओष्ठ्य आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, तो हमारे जो व्रतमुखी और वर्तुल हैं, ये उ, ओ और औ हो जाते हैं। बोलकर देख लो, होठों का आकार जो है गोलाकार होगा। आगे पांचवा है हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। हवा जो है नाक और मुख से निकलने के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण। ये जो होते हैं, ये इसमें जो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का जो दूसरा नाम है वो है मौखिक स्वर भी कह दिया जाता है इनको। ठीक, दूसरा है हमारा अनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक की परिभाषा क्या होगी, पहचान क्या है? ठीक, निर्नुनासिक जिसमें जब जो है इन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकलती है, उनको जो है निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। निर्नुनासिक की परिभाषा एक बार फिर से सुन लें कि उच्चारण करते समय हवा या वायु केवल मुख से बाहर निकलती है। अनुनासिक की, इसमें जो वायु निकलेगी मुख से निकलेगी केवल।
अनुनासिक की परिभाषा क्या है? अनुनासिक वो होता है जिसमें जो है इनके उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख दोनों से बाहर निकलती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यहाँ जो है नाक प्लस मुख दोनों से बाहर निकलती है, उनको जो है क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। तो अनुनासिक में जब चंद्र बिंदी आ जाती है, ध्यान देंगे अगर किसी भी स्वर पर जो है हमारी चंद्र बिंदी है तो वो जो है क्या होगा? अनुनासिक स्वर होगा। और इसमें जो है जिन पे चंद्र बिंदी नहीं होंगे वे जाएंगे निर्नुनासिक। छठा है हमारा घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर जो स्वर होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं सघोष ध्वनि के होते हैं, सभी स्वर जो है सघोष ध्वनि के होते हैं। ठीक, धन्यवाद।